Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to start with chapter number 1 of class 12th Business Studies, and the name of the chapter is Nature and Significance of Management. So students, in this video we will start with the class 12th chapter number 1, and I'm sure that this video will definitely going to help you. So let us start. So first of all, we will discuss the nature and significance of management. We will see the meaning. What is the meaning of management? First of all, let us understand that every successful organization cannot achieve its goal by chance but by following a deliberate process called management. So यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है हमें कि मैनेजमेंट जो है हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट को हैंडल करती है और एक सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। एंड मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मीन्स दूसरों से काम, दूसरे लोगों से काम लेने की आर्ट को बोलते हैं मैनेजमेंट। सो इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, बिकॉज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसे डिज़ाइन किया गया है, मेंटेन किया गया है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इसमें कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिलजुल कर काम करें, दे वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एंड एकम्प्लिश देयर सिलेक्टेड एम्स। तो जो भी एम है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या जिस भी गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई काम किया जा रहा है, उससे मिलजुल कर उसे कोऑर्डिनेशन के साथ निभाना, दैट इज़ मैनेजमेंट। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, लाइक एनुअल डे अगर आपके स्कूल में सेलिब्रेट होता है, डेफिनेटली होता ही होगा। तो एनुअल डे में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ निभा रहे होते हैं। तो उस सारे काम को, उस सारे इवेंट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना, कंप्लीट करना, सक्सेसफुल बनाना, उसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। एंड होता क्या है कि हर इंसान को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, और हर व्यक्ति जो है अपनी इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहा होता है। मीन्स ये एक इंसान की बस की बात नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Now here the two most important words we have written, effectively and efficiently. First of all we will try to understand the meaning of effectively and efficiency and effectiveness. So efficiency का meaning यहाँ पर हम बोलेंगे that efficiency मतलब completing the work at low cost, means यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और एट द लो कॉस्ट, और कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कम से कम आए एंड विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और उनकी कोशिश होती है कि रिसोर्सेज जो है, जितने भी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, चाहे रॉ मटेरियल है, वॉट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू दैम, वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। जबकि वाइल इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, यहाँ पर सिर्फ इफेक्टिवनेस में हम देखते हैं कि काम जो है वो समय पर हो जाए, एंड इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, और इसका कंसर्न सिर्फ एंड रिजल्ट के साथ रहता है, अपने आउटपुट के साथ रहता है कि जो प्रोडक्ट है वो ऑफ गुड क्वालिटी होना चाहिए एंड ऑन टाइम होना चाहिए, वेदर वॉट एवर द कॉस्ट इज। दे क्लियरली और दे सिंपली इग्नोर द कॉस्ट। सो इट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विथ स्टिपुलेटेड टाइम। तो एक समय निश्चित कर लिया जाता है और अपने टास्क को ठीक से पूरा कर दिया जाता है और कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। सो ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट, ये दोनों का डिफरेंट मीनिंग निकल के यहाँ सामने आया है, एंड ये दे आर इंटर रिलेटेड, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, कॉस्ट मिनिमम हो सके, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। कभी कभी एफिशिएंटली काम करने की बजाय हमें इफेक्टिवली काम करना पड़ता है टू कंप्लीट द ऑर्डर्स, टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बैलेंस बनाकर चलना होता है। सो बोथ द टर्म्स efficiency and effectiveness are important. तो
एफिशिएंसी जनरली जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करता है, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब कि कॉस्ट जो खर्च हो रही है, जो कीमत अदा की जा रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका क्या क्या बेनिफिट है या उसका कोई बेनिफिट है भी नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. Now let us take an example. So Geeta, first one is Geeta prepared a well documented and factual report on company's performance. एक report तैयार करती है गीता, but she could not present it in board meeting as she could not complete it on time. तो उसने समय पर उसे पूरा नहीं किया है. जबकि इफेक्टिवनेस क्या बोलती है? इफेक्टिवनेस बोलती है कि हमें काम समय पे करना है, तो वी कैन से कि यहाँ वो एफिशिएंट तो है, उसमें कैलिबर है, उसमें क्वालिटीज़ हैं और वो अपना काम भी पूरा कर दिया है उसने, लेकिन उसने समय को नहीं ध्यान दिया, टाइम को इग्नोर कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सुपर रोडवेज जो है लाइक प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम राम एंड सन्स. तो सुपर रोडवेज ने क्या किया, अपना गुड्स डिलीवर करने का जो प्रॉमिस था वो समय पर पूरा किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर दिया है फ्रॉम राम एंड सन्स, बट द गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम. यहाँ पे अगेन टाइम को इग्नोर किया गया है. So we can say again super roadways जो है they are efficient but not effective. So here we have understood that the management is the combination of all the efforts or the things getting done through others, and being effective or doing work effectively basically means finishing the given task, and effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving the goals. And efficiency we understood means doing the task correctly and with the minimum cost. So there is a kind of cost benefit analysis. So in the next video, in the next slide, we will understand, sorry, we will now understand the characteristics of management. So first characteristics is written that management is a goal oriented process. Means मैनेजमेंट जो है वो किसी न किसी गोल को पूरा करने के लिए, गोल ओरिएंटेड मीन्स कि कोई ना कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है और उन बेसिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से ही हमें इस मैनेजमेंट को, जो प्रोसेस को फॉलो करना है. एंड दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. और ये जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का, ये बहुत सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सबको. एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं. एंड मैनेजमेंट जो होती है क्या करती है, यूनाइट करती है सभी के एफर्ट्स को ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. तो सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं लोग, एम्प्लॉयज़, तो उन सब के एफर्ट्स को क्या करती है वो, उन सब के एफर्ट्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के यूनाइट किया जाता है ताकि वो काम ठीक से कर सकें और अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को निभा सकें. तो मैनेजमेंट जो है फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सो नेक्स्ट इज परवेसिव. सो परवेसिव का एक जनरल मीनिंग होता है दैट इट इज़ यूनिवर्सल और वी कैन से इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, जो हर जगह चाहिए, हर जगह चाहिए. तो मैनेजमेंट जो है इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या ऑल डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, ऑल लेवल्स बोल सकते हैं. एंड मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड in all the organizations, like whether it is a big organization, whether it is a small organization, manufacturing है, service है, whether it is profit और non profit organizations, कोई NGO चला रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो है it is pervasive in nature, it is required everywhere, it is present everywhere. इनफैक्ट हम घर का कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल. सो मल्टी डायमेंशनल में आप बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ
it actually it does not contain or it does not mean one single activity. तो मैनेजमेंट ना एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है. सो इसमें थ्री मेजर जो है वो डायमेंशंस रहते हैं. लाइक मैनेजमेंट ऑफ वर्क करना ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले जब भी किसी को, कोई मैनेजर को जब कोई काम दिया जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, गोल बताया जाता है कि उसे फुलफ़िल कैसे करना है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने मैनेजमेंट करता है अपने वर्क की. तो वो देखता है कि सारे जो काम मिले हैं उसको, उनमें से किसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे, किसको पहले इम्पोर्टेंस दे. सो जब वो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर लेता है कि कौन से टास्क जो है या कौन से वर्क जो है वो पहले होने चाहिए, देन वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाता है. सो ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क. तो हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ गोल्स अचीव करने होते हैं. तो यहाँ पे क्या ज़रूरी हो जाता है, सबसे पहले कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें और अपने वर्क के अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाएं. नेक्स्ट होता है इसमें, इसका अदर जो एक्टिविटी होता है वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. तो जब आपने प्लान बना लिया, प्लान करके बैठ तो नहीं जाएंगे, प्लान करके क्या किया जाएगा, उसको डिफरेंट हमें देखना होगा कि अब कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ये काम को करेंगे, कौन-कौन इस काम को करेगा. किसी के अंडर अगर 20 लोग हैं, तो ये डिसाइड करना कि कौन क्या काम करेगा, कौन किस में एबल है, कौन किस काम में एक्सपीरियंस्ड है. तो ये चीज़ें देखना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल. एंड द लास्ट वन, इसका जो एक और एक्टिविटी होता है मेनली, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आपको देखना पड़ता है कि ऑपरेशंस का मतलब यहाँ एक्टिविटीज़ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे इनपुट्स बाय करने पड़ते हैं, अपने रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चेंज करना पड़ता है. या फिर आप देख सकते हैं कि ये डिसाइड करना कि कौन-सा काम जो है, कहाँ होगा, कौन से डिपार्टमेंट से रिलेट करता है. तो ये सारी चीज़ें जो आएँगी, वो आती हैं मल्टी डायमेंशनल में. तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट में बहुत तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं परफ़ॉर्म करने पड़ते हैं. तो मेनली आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट इज़ कॉन्टिन्यूअस. सो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है ना, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऐसा है कि आप ऐसे नहीं है कि कुछ समय तक मैनेजमेंट करते हैं और उसके बाद आप उसे रोक देते हैं, या उसके बाद आप मैनेजमेंट नहीं हैंडल कर रहे हैं या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट की डेफिनेशन में या मीनिंग में ही लिखा होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस. तो प्रोसेस मीन्स इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, इट कंटिन्यूज, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस. तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस मेनली 5 टाइप्स के हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो मैनेजमेंट को हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है और नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इसके फंक्शंस जो हैं वो नेवर एंडिंग है, आपको हर वक्त हमेशा मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ती है. एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली. तो कंटिन्यूअसली आपको इसके फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं. अब फॉर एग्जांपल इसके जो फंक्शंस हैं, मैंने अब आपको बताया कि 5 टाइप्स के इसके फंक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट वन लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है. दीज आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल द टाइम. तो सभी लेवल के मैनेजर्स को ये परफॉर्म करने पड़ते हैं और हर वक्त इनको करना पड़ता है. आप उनसे ऐसा नहीं है कि एक दिन मैनेजमेंट है और दूसरे दिन मैनेजमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा. सो समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, कभी वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, कभी वो स्टाफिंग कर रहे होते हैं, कभी ऑर्गेनाइजिंग. तो कोई ना कोई फंक्शन जो है वो हो ही रहा होता है. सो मैनेजर्स परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट या मैनेजर्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपनी मैनेजमेंट चलाने के लिए इसके फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रुप एक्टिविटी. सो एज वी नो कि मैनेजमेंट, देखिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो कर रही है. जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने ज़्यादा आपके जो एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस हो रहे होंगे आपके बिजनेस में, उतनी ही ज़्यादा आपको लोगों की, उनकी टीम की ज़रूरत पड़ती है. एंड वहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो मैनेजर्स के पास होने ही चाहिए. सो हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है. इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल. क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है
एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है और लोगों से एज ए टीम काम करवाया जाता है, ताकि कोई भी इग्नोर्ड फील नहीं करे और हर कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करे। सो टू अटेन द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हर व्यक्ति को, each individual performs his or her role at his or her status and department, and in this way the management function can be executed। तो हर व्यक्ति को अपना काम एज ए ग्रुप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी पता होता है कि हर व्यक्ति को क्या कहा गया है, क्या उनसे एक्सपेक्टेड है। सो अगेन है ये ग्रुप एक्टिविटी, बट क्लियरली सबको अपने जो रोल्स हैं वो डिफाइंड होते हैं, तो सब मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायनामिक फंक्शन। सो डायनामिक मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है, डायनामिक को आप यहाँ याद रखिए कि चेंज जो है वो बहुत होती रहती है मैनेजमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन जो प्लान बना लिया है वो हमेशा ही चलने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आप जहाँ बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके आसपास आपकी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहाँ आए दिन बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। कभी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, तो कभी हो सकता है कि कोई मार्केट की डिमांड या कस्टमर की डिमांड में चेंज आ गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, तो बहुत सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। तो मैनेजमेंट जो है, एक अच्छा मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपनी टीम से और ख़ुद से इन चेंजेस को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टाइम ऑफ द सिचुएशन। सो फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड जो है, दे हैड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। तो मैकडोनल्ड्स जो है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो डिफरेंट है, तो उन्होंने अपने मेन्यू में काफ़ी सारे बदलाव लाए। तो ये एक बिज़नेस को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा देखना पड़ता है कि अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करे, अवेयर रहे और अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशंस को अडाप्ट करे। तो ये एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है और अच्छे मैनेजर्स जो हैं खुद और अपनी टीम को तैयार करते हैं टू फेस द new situations of the business environment. Now the next one is intangible force। अब मैनेजमेंट जो है ना वो दिखाई नहीं देती। आप किसी व्यक्ति को देख के नहीं बोल सकते कि ये मैनेजमेंट है। सो वी कैन से इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स एज इट कैंट बी सीन, बिकॉज ये देखी नहीं जा सकती है। मैनेजमेंट जो है वो एफर्ट्स, जो काम हो रहे हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप फील कर सकते हो उसकी प्रेजेंस को। सो इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स एंड इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। तो जो काम हो रहा है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़, अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट इज़ अ गुड मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट आपको रिजल्ट्स के रूप में देखने को मिलती है, वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट और वेदर द पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट। तो काम पॉजिटिव में हो रहा है या काम नहीं हो पा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं भी हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट एक फील करने का जो है बात है, एक फोर्स है, ना कि आप उसे देख सकते हैं। सो देयर इज़ ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरनमेंट। तो ये मैनेजमेंट आप कैसे फील कर सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ, एक ऑर्डर के साथ, एक स्मूथ वे में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम निभाए जा रहे हैं। तो दैट सिचुएशन makes us feel that this is management. So children, this is all about the characteristics of the management. Now we will start with the next topic, objectives of management. So we can say कि objectives, as we have already know that objectives होते क्या हैं, end result होते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपके एम्प्लॉइज़ आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी जब चीज़ें हो रही होती हैं तो हमें लगता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं। तो मीन्स ऑब्जेक्टिव्स को आप बोल सकते हैं कि ये एंड रिजल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट मेनली 3 टाइप्स की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट रहते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो आपने यहाँ पे ये समझ के रखना है कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं, उन
के एंड रिजल्ट को देखना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्वाइवल रहता है। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ इंश्योर करती है कि सर्वाइवल होना चाहिए लॉन्ग टर्म बिजनेस का, कि पहले तो सर्वाइव करना है। तो मेन पर्पस एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? इज़ टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। इतना कॉम्पिटिशन है आपके बिजनेस की तरह, बहुत सारे लोग आपकी तरह का ही बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पहला तो ऑब्जेक्टिव यही रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। तो सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगी कि जितने कॉस्ट आई हैं एटलीस्ट वो उसे वो जो है कवर कर सके। नेक्स्ट है, जब सर्वाइवल ठीक से हो रहा होता है देन ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि चलो अब हम प्रॉफिट्स इंक्रीज करें। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फेसिंग बिजनेस रिस्क। तो प्रॉफिट की अहमियत सबको पता है। आपको आए दिन बहुत सारे बिजनेस रिस्क रहते हैं, आपको बहुत सारी अपनी ग्रोथ करनी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है। तो प्रॉफिट के तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो प्रॉफिट हर व्यक्ति का सपना है जो बिजनेस वर्ल्ड में है। सो फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ प्रॉफिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, इट इंश्योर्स ग्रोथ। तो बिजनेस हमेशा या मैनेजमेंट जो होती है वो हमेशा ये सोचती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करना चाहिए एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज़। सो ग्रोथ जो है आप किस तरह से समझेंगे कि ग्रोथ कैसे हो रही है बिज़नेस की। अगर आप देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, अगर आप देखते हैं कि आज आपके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ इंक्रीज़ हो गए हैं, आप देखते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स थे, आपकी जो प्रोडक्ट्स की रेंज थी वो आपने इंक्रीज़ कर दी है, अगर आप देखते हो कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है उस वो काफ़ी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। सो इस तरह से हमें दिखाई देता है, हमारे नंबर ऑफ़ ब्रांचेज़ बढ़ गए हैं बिज़नेस के, ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ से हम समझते हैं कि भाई बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट का ये मेन मोटिव रहता है कि बिज़नेस जो है वो ग्रो भी करे और एक्सपैंड भी करे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। लाइक आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? जो आपकी कैपेसिटी में हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी में हो। और आप जब आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं तो आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे होते हैं सोसाइटी पर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या बोल सकते हैं कि वो सारे काम जो आप सोसाइटी के लिए करते हो, लाइक आप क्या क्या करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करते हैं, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रीज़नेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करें आप। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, जो भी सोसाइटी की भलाई के लिए जो कार्य हो रहे हैं वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करें। इकोनॉमिक वेल्थ को इंक्रीज़ करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ इंक्रीज़ करें, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ वोकेशनल प्रोग्राम्स, यहाँ पर आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट बहुत सारा तरह के सर्विस जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एनजीओज़ चलाते हैं, तो वहाँ पर आप अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आप चला सकते हैं। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये आपके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आप देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इज़ टू फोकस ऑन द पर्सनल। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के पहले तो और भी कुछ नेम्स के साथ आपको क्वेश्चन में आ सकता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोला जा सकता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे खुश रखते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप एम्प्लॉइज़ के लिए क्या कर रहे हैं? तो मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉइज़ के लिए भी जो है कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे सेटिस्फैक्ट्री मेजर्स निकाल के लाते हैं कि उनको अच्छे वर्किंग करने का मौका मिले और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ें। सो क्या हो सकता है ऐसा करने के लिए?
कॉम्पिटिटिव सैलरी उनको प्रोवाइड की जा सकती है। सबसे पहले सैलरी जो है वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट या मोटिवेशन होता है सभी एम्प्लॉइज़ के लिए। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, उनको टाइम टू टाइम प्रमोशंस देना, ट्रेनिंग करना उनकी पर्सनल ग्रोथ करने के लिए, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़, देन पीयर रिकग्निशन, उनके सर्कल में उनको कुछ ना कुछ ऐसे आप छोटे-छोटे अवार्ड्स दे सकते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें आप उनके कलीग्स के बीच में, ताकि उनकी सोशल नीड्स फुलफिल हो सकें और उनको गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक उनको उनके फैमिली के लिए आप एजुकेशनल जैसे आप कंसेशंस वगैरह है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे फुलफिल करने होते हैं और मैनेजमेंट जो है वो उसमें सपोर्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट जो है अभी तक हम समझ चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन तभी अटेन करेगा अगर मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है। और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना नहीं होता, लेकिन एक मैनेजमेंट का डेलिब्रेट प्रोसेस भी फॉलो करना होता है। और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है तो आपका क्या होगा, लैक ऑफ मैनेजमेंट विल लीड टू द रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स। तो टाइम, मनी, एफर्ट्स आपके सब वेस्ट हो जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल। तो काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टाइम तक, बिकॉज क्या रहता है, क्योंकि वहाँ पर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहीं न कहीं फुलफ़िल नहीं किया जा रहा होता है। सो हियर वी हैव रिटन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ अचीविंग ग्रुप गोल्स। सो मैनेजमेंट आप देख सकते हो एक ऑर्गेनाइज़ेशन में, एज़ वी हैव ऑलरेडी सेड कि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन सब के कामों को, उन सब की इंडिविजुअल जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं उनको इंटीग्रेट करना, और मैनेजमेंट क्या करता है, डायरेक्ट करता है उन सब के एफर्ट्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को, इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोशिश रहती है मैनेजमेंट की कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम करें, उन सब के एफर्ट्स जो हैं वो कॉमन डायरेक्शन में काम करें। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजेज एफिशिएंसी। सो एक अच्छा मैनेजर जो होता है ना, ही ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो एफिशिएंसी वर्ड हम पहले सीख चुके हैं। एफिशिएंसी मीन्स आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे यही बोलेंगे आप कि मैनेजर्स जो होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और प्रोडक्ट जो है उसको मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट के साथ सामने लाया जाए। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो होता क्या है डायनामिक का यहाँ पे कि अगेन जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है डेली बेसिस पर, तो वहाँ पर आप उसे, आपके मैनेजर्स जो हैं वो आपको इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करें, उनको तैयार करें कि वो चेंजिंग सिचुएशन को अडेप्ट कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ जो है वो निश्चित कर सकें। सो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ मैच करना ही पड़ता है। सो एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। तो होता क्या है कि जनरली वो तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन अगर आप एक एफिशिएंट मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर लेंगे टू अडाप्ट द चेंजेस। नेक्स्ट इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आप यहाँ पे देखें कि हर व्यक्ति जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आया है काम करने के लिए, तो उसका कोई ना कोई पर्सनल गोल है, उसका वो चाहता है कि मेरी भी जो पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, मुझे भी आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। सो मैनेजर अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या करते हैं, इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉई शुड ऑल्सो बी अचीव्ड। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट की क्या है यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं आप जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है, ऑलवेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑलवेज हैव
multiple objectives, so that give due importance to social obligations toward different groups of people such as employees, customers, etc. And we can say it insists on providing quality goods, competitive salary, creating employment opportunities, etc. by increasing production management, and also contributes to increase in the GDP and leads to the growth of nation. तो इस तरह से we can see कि how important is the management process for every organization. Now we will try to understand कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट किस प्रकार की है, आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है, क्या है मैनेजमेंट. सो डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हुए हैं वो कोई मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं, कोई कहते हैं कि ये साइंस भी है. सो पॉइंट वाइज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो क्या हो सकती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक मैनेजमेंट एज एन आर्ट. So, art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. तो आर्ट होती क्या है, मोस्टली हमारी पर्सनल टच, कि हम किसी भी अ, काम को करने के लिए हमारा क्या स्किल है, पर्सनली हमारा उसका कैसा एप्लीकेशन है, हमें नॉलेज है, नॉलेज सबको होती है, बट हर व्यक्ति का काम करने का एक अपना पर्सनल टच होता है. आप सेम काम डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट लोग उसको अपने वे में करेंगे, अपने पर्सनल एप्लीकेशंस के साथ करेंगे, पर्सनल टच होगा, सबका डिफरेंट होगा. सो इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी. तो नॉलेज तो स्टडी से आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा, एक्सपीरियंस से आ जाएगा, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. तो डेफिनेटली अगर आर्ट है तो आप उसको कहीं ना कहीं पढ़ाई से, अपनी स्टडी कर कर पूरा कर सकते हैं. तो यहाँ सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल आपको मिलता है. शुड बी अवेलेबल कंपल्सरली टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज. तो आपको मैनेजमेंट की एक थ्योरेटिकल नॉलेज कि कैसे है मैनेजमेंट, क्या है, कैसे निभाई जाती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकली पता होती हैं. नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. तो यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज होने से नहीं, आपका यहाँ पे जो नॉलेज है वो आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, आप इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो हम बोल सकते हैं कि आर्ट जो है वो एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है. हर व्यक्ति हर काम को अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट वे में कंप्लीट करेगा. कभी भी एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करेगा. थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो यहाँ पे क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंटली और क्रिएटिव प्रैक्टिस करते हैं, आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं. तो आप बोल सकते हैं कि ये आपकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही उसमें फ़ाइन और परफेक्ट हो जाते हो. एंड विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट जो होते हैं या जो मैनेजर है, एज एन आर्ट अगर उसको कर रहा है, वो अपनी परफेक्शन लूज़ कर सकता है. एंड सो इट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस. सो आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज. तो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की तरह नहीं करना है इसको. यहाँ पे मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अपने क्रिएटिव एडिशंस करने चाहिए ताकि मैनेजमेंट जो है वो और बेहतर तरीके से हो सके. सो मैनेजमेंट में बहुत सारे जो आपके बुक्स वगैरह अवेलेबल है और आप उसमें पढ़कर मैनेजमेंट को सीख सकते हैं, लेकिन एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द. सो चिल्ड्रन, वी अंडरस्टूड how management we can say as an art. So management is an art because it is present everywhere and every manager has a unique style of managing the things. Now we will see how management we can say is a science also.
सो साइंस होता क्या है एक्चुअली, इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सम लॉजिकल एंड ऑब्जर्व्ड, आप बोल सकते हैं कि टेस्टेड है हर वक्त, एनीवेयर एनी टाइम। इसको जो जर्नल है ट्रुथ्स पे बेस्ड है, टेस्टेड है, फाइंडिंग्स पे, ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स पर, फैक्ट्स पर, इवेंट्स पर बेस्ड है। सो साइंस जो है इट कंप्राइजेज एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन establish cause and effect relations. So first we can say here it is a systematized body of knowledge. So systematized body of knowledge के लिए हम क्या बोलेंगे कि साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल है, एंड इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ साइंस। जैसे कि साइंस में जो है बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडीज़ अवेलेबल रहते हैं। सो ये फीचर जो है इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। Next, we can say the principles are based on experiments and observations. तो how can we say this कि experiments और observations पे based होते हैं, because experiments या observations जो है वो repeatedly जब आप same results findings देखते हैं तो आप मानते हैं कि then it is tested, observed with repeated experiments, and the management principles are also developed through observation and experience experiments. So since management deals with human beings, human behavior, so that can not be fully observed but with full objectivity some kind of uh, understanding or some kind of logical thinking we can create for the human behavior also. So it can be known as inexact science, इसको हम inexact बोल सकते हैं, but still we consider it as science because general human behavior जो है वो उसको understand कर लिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, दैट मीन्स दे गिव सम रिजल्ट्स इन ऑल सिचुएशंस। कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल आप कैसे बोल रहे हो कि सेम रिजल्ट आ रहे हैं, सेम एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो सभी सिचुएशंस में सेम सा रिजल्ट आ रहा होता है। एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह, बट स्टिल आप इन्हें यूनिवर्सली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल आप बोल सकते हैं ये मॉडिफाइड है, इनको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन टू सिचुएशन। सो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके प्रिंसिपल और साइंस के प्रिंसिपल, जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उसकी तरह एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो वेरी करता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो इसलिए हम उसको इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। सो दिस वे वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कि ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है या एक सोशल साइंस है। नाउ let us understand the next one, management as a process. So manage profession, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लास 11 में सीखे थे कि प्रोफेशन में जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्किल की ज़रूरत होती है, आपको एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रहती है यहाँ पर, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके बदले में आप फ़ीस चार्ज करते हैं, और आपको किसी न किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े होना बहुत ज़रूरी है। सो डू यू थिंक कि मैनेजमेंट में इतना प्रोफेशनल होने की ज़रूरत रहती है? मैनेजर्स जो हैं वो सब पढ़े लिखे और इसी तरह से क्वालिफाइड होते हैं? तो वी कैन से हियर कि मैनेजमेंट जो है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो डेफिनेटली है, जैसे कि बाकी प्रोफेशंस होते हैं सेम यहाँ पर भी एक आपको सिस्टमेटिक नॉलेज होना, अपने प्रोफेशन की समझ होना, आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अपने काम की, वो बहुत ज़रूरी है। सो इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है, लाइक अदर प्रोफेशंस मैनेजर्स के पास भी एक नॉलेज होना चाहिए अपने काम का, एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑल्सो अवेलेबल। तो आप बुक्स पढ़कर भी मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हैं। सो वी कैन से कि प्रोफेशन अगर आप इसको माने तो ये डेफिनेटली जो फीचर है वो मैनेजमेंट से मैच करता है। नेक्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सो जैसे कि आपको बताया जाता है कि हर प्रोफेशन में जाने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं, आपकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देन आप एक प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की डिग्री होना ज़रूरी है। आपको अगर
लॉयर बनना है तो एलएलबी करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकम एन टू बिकम अ मैनेजर या कोई अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर अगर आपको करना है तो ऐसा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर। अगर आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स हैं तो आप डेफिनेटली मैनेजर बन सकते हैं। आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होना इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन टू बिकम अ मैनेजर। तो नो डाउट बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ जो हैं वो एमबीए या पढ़े लिखे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है उनको हायर करते हैं, बट दैट इज़ अगेन नॉट अ लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉर एवरीवन। सो वी कैन से कि मैनेजमेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशन के तरह हम उसको फीचर को नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज़ मैनेजमेंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हों, आपके पास कोई डिग्री हो। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफ़ेशनल एसोसिएशन। सो जैसे अभी बोल रहे हैं कि सभी स्पेशल एसोसिएशंस जो होती हैं हर प्रोफ़ेशनल जो क्वालिफ़िकेशन को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और आपको रजिस्टर होना पड़ता है इन एसोसिएशंस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना है। अगर आपको लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना है। तो सेम वे में यहाँ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सो हर प्रोफ़ेशन में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उनकी प्रोफ़ेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस के द्वारा फ़िक्स किए जाते हैं, एंड एक बाइंडिंग की तरह होते हैं कि सभी प्रोफ़ेशनल्स को उन्हें फ़ॉलो करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डेफ़िनिटली कुछ एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट फ़ॉलो करने हैं। अगर आप एक मैनेजर बनते हैं तो आपको ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंडियन मैनेजर्स के लिए नहीं है, और आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि आप रजिस्टर हों और आप किसी एथिकल कोड्स को फ़ॉलो करें। नेक्स्ट वन इज़ सर्विस मोटिव। सो बेसिक जो आप बोल सकते हैं प्रोफ़ेशन में क्यों आते हैं लोग? कहने के लिए प्रोफ़ेशन में आते हैं क्योंकि वो सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को, और वो अपनी सर्विसेज़ के बदले में क्या चार्ज कर रहे होते हैं लोगों से? फ़ीस चार्ज कर रहे होते हैं। सो बेसिक मोटिव क्या होता है हर प्रोफ़ेशन का कि आपको अपने क्लाइंट्स को सर्व करना है विद डेडिकेशन। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट का ऐसा कोई गोल नहीं होता है कि सोसाइटी को सर्व करना है। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल एक ही है, प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ेशन। और आज की डेट में ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन जो है वो अकेला एम नहीं हम बोल सकते हैं। हमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्हें फुलफ़िल करना होता है। सो ए बिज़नेसमैन मस्ट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स। डेफ़िनिटली सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इम्पोर्टेंस देनी है, बट वी कैन से कि अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है, ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है। सो वेरी सून these points which are not now included in the management as a profession will be very soon included as the features. हो सकता है आने वाले टाइम में ये include हो जाए. So this is all about the nature of management as an art, as a science, as a profession. So children, that's all for this video. Thanks for watching the video. That's all.